एंड काफ़ी रिसर्च रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मोस्ट लाइकली वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोप में, यूएस में इस साल या अगले साल मोस्टली रिसेशन या स्लो डाउन आ जाएगा, विच इज़ वेरी लाइकली. नाउ अगर वो सिचुएशन उनकी है, थैंकफुली लेट्स लुक इट फ्रॉम अ इंडियाज कॉन्टेक्स्ट. इनफैक्ट लास्ट 3 महीनों में इंडिया में एफ आई फ्लोज अच्छे आ रहे हैं, डी आई एस फ्लो तो अच्छे थे ही थे, एफ आई फ्लो भी अच्छे आ रहे हैं. हमारी इन्फ्लेशन और जो कहते हैं ना हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स सब परफेक्ट है. आपका पॉइंट सिंपल है कि इसमें कौन से सेक्टर्स अच्छा करेंगे. ऑनेस्टली मेरे को लगता है कि सारे सेक्टर्स अच्छा करेंगे, और आप बहुत सरप्राइज हो जाओगे आने वाले 10-12 सालों में नए सेक्टर्स भी फॉर्म होंगे. ओके ऐसे सेक्टर्स जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं है. जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, 20 साल पहले आईटी एज अ सेक्टर एग्जिस्ट भी नहीं करता था. ओके टू अ ग्रेट एक्सटेंट. Yeah. आज डिफेंस एक बहुत ही छोटा सेक्टर है. आने वाले वक्तों में शायद ये सेक्टर बड़ा भी हो सकता है, जहां पे रिटर्न्स अच्छे होते हैं, पीपल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स. मेरा बहुत सिंपल लॉजिक है. आपका ब्रॉड पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए. सेक्टर फंड्स कभी भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कोई भी सेक्टर लंबे समय के लिए परपेचुअली अच्छा नहीं करता. इनफैक्ट सेक्टर फंड्स में साइकिल्स होते हैं. कभी बहुत अच्छा करते हैं, देन कुछ सालों के लिए सेक्टर फंड अच्छा नहीं करते, बट फिर वापस अच्छा करते हैं. एक्सपेंस कैन बी वन ऑफ योर मेनी क्राइटेरियाज. ओके अगर आप उस लॉजिक के हिसाब से बात करो तो फिर एप्पल का फोन तो कभी बिकना ही नहीं चाहिए था. आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी इन मार्केट कैप इज एप्पल. किस तरीके से वो अगर आप प्राइस सेंसिटिव की बात करते तो आइडली ये फोन कोई खरीद ही नहीं सकता, या खरीदना उन्हें चाहिए नहीं था. ओके द आइडिया इज आप हमेशा दो चीज देखते हो. आप एक्सपेंस देखते हो और आप क्वालिटी देखते हो. उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि वो चीज अच्छी है या गलत है. मेरा पॉइंट बहुत सिंपल है. म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर लिया, आपका होराइजन बहुत लॉन्ग टर्म होना चाहिए. इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल विच आई हैव लर्न. बट कहने का मतलब ये नहीं कि मैंने गलतियां नहीं की. इनफैक्ट बहुत सारी गलतियां की. बीच में ऐसी गलतियां थी कि मैंने रैंडमली कुछ स्टॉक खरीद लेता था, और वो स्टॉक कभी कभी ऊपर भी चले गए, और मुझे लगता था कि मैं बहुत समझदार हूं. इन्वेस्टमेंट्स एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. हो सकता है कि आपको इक्विटी के बारे में, स्टॉक के बारे में बिल्कुल समझ ना हो, बट रैंडमली आपका स्टॉक बढ़ सकता है, तो आपको लगेगा आप बहुत समझदार हो. बाद में मुझे समझ आया मैं कितना समझदार था. हेलो एवरीवन, मेरा नाम नम्रता अरोरा है एंड वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड्स की बात. जैसे आप सब जानते हैं, म्यूचुअल फंड्स की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस, कमोडिटीज, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में बात करते हैं एंड वी गेट समवन वेरी नॉलेजेबल फ्रॉम द इंडस्ट्री टू आंसर ऑल आवर क्वेश्चंस. तो आज भी हमारे साथ वी हैव समवन वेरी रिनाउंड फ्रॉम द इंडस्ट्री. ही इज मिस्टर अमित ग्रोवर. तो मिस्टर अमित ग्रोवर इज अ नेशनल लीड ट्रेनिंग एट HDFC AMC Limited and has 16 years of experience in financial services, wealth management and training. He has also worked at IDFC Mutual Fund and DSP Mutual Fund, heading their learning and development initiatives. Mr. Amit Grover has conducted more than 1,200 sessions across India for banks, national distributors, mutual fund distributors, RIAs, and most leading corporates of the country. The topics covered in these sessions include equity, fixed income, behavioral finance, international investing, history of markets, macroeconomics, and personal finance. He has written personal finance, investing, and behavioral finance articles that feature in financial newspapers. Mr. Amit Grover is a mechanical engineer, MBA, and CFA level 3 candidate. Hello everyone and welcome back to Mutual Funds की बात. Thank you so much for joining us today. जैसे आप सब जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स की बात में वी ट्राई टू गेट अ स्पीकर एवरी वीक हु कम्स विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक मार्केट्स, in this industry in general. And I'm super excited to introduce all of you to Mr. Amit Grover. Mr. Amit is the National Lead Training for HDFC Mutual Fund. Hi Amit, thank you so much for your time and thank you so much for joining us today. Thank you, Namrata, for inviting us. Very excited to have a conversation with you. Surely. So, Amit, let me ask you the very first question. And I think ये सवाल शायद बहुत से investors के मन में ज़रूर होगा कि interest rates काफ़ी बढ़ रहे हैं. पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि interest rates have gone up. UK, which is the world's 6th largest economy, has recently hiked its benchmark interest rates. अभी 15-year high पे चल रहा है. US has indicated कि interest rates बढ़ने वाले हैं. शायद और भी काफ़ी European economies अपने interest rates को बढ़ाने वाली हैं. So please tell us कि इसका Indian markets पे क्या impact होगा, and as an investor, should I be worried about it? Perfect. A very nice question, because interest rates and inflation ये पूरी दुनिया भर में बहुत बड़ी वरी है. थैंकफुली ये वरी हमें नहीं है, इंडियंस को ये वरी कम है. एंड यू आर राइट, यूके जो दुनिया की 6th बिगेस्ट इकोनॉमी है, उसने अभी रिसेंटली अपना इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाया है. नॉट जस्ट यूके,
इनफैक्ट अगर आप G20 कंट्रीज में देखोगे, कनाडा भी ने भी अपने रेट्स बढ़ाए हैं, ऑस्ट्रेलिया ने भी बढ़ाए हैं। इनफैक्ट G20 में टर्की ने सडनली अपने रेट्स 6.5% से बढ़ाए हैं। इनफैक्ट अगर हमारी डिस्कशन 2 महीने पहले होती तो आपका क्वेश्चन ये होता कि यूएस जो लगातार एक साल में उसने 10 बार रेट बढ़ाए हैं, 10 बार एक ही साल में रेट बढ़ाए हैं, ओके, तो आपका क्वेश्चन होता कि यूएस क्या कर रहा है, 10 बार रेट्स क्यों बढ़े। सो द क्वेश्चन इज राइट कि दुनिया भर में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, और उसका रीजन बहुत सिंपल है, बिकॉज कोविड के टाइम पे ओके जो प्रॉब्लम हुई थी, जिसके वजह से सेंट्रल बैंकर्स पूरे दुनिया में उन्होंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका ढूंढा। उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स दुनिया भर में कम कर दिए थे, विच वर ऑलमोस्ट नियर जीरो। उन्होंने बहुत ही ज्यादा पैसा प्रिंट किया, उनके खर्चे भी बढ़ गए थे, जिसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट, वो भी हो गया था। उसके अलावा देयर वाज आल्सो बेसिकली रशिया यूक्रेन वॉर, सप्लाई चेन थोड़ी प्रॉब्लम्स आ गई थी, एंड आज के टाइम पे चाइना और यूएस के बीच में जो ट्रेड टेंशन आ रही हैं, जिसके वजह से महंगाई स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और सबको ये इकोनॉमिक प्रिंसिपल तो पता ही है कि महंगाई को रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है, और महंगाई को रोकने का एक ही तरीका है, एक ही तरीका है ब्रेक लगाने का महंगाई को, कि आप इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाओ। तो ऑब्वियसली इन कंट्रीज में इन्फ्लेशन बहुत हाई है, इट्स एट हिस्टोरिक हाई, तो एक ही तरीका बनता है कि आपको इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे। पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली एक साइड इफेक्ट होता ही होता है कि आपकी इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाती है, बिकॉज आप ब्रेक लगा रहे हो तो इकोनॉमी की ग्रोथ पे भी स्लो डाउन आ जाता है। एंड काफी रिसर्च रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मोस्ट लाइकली वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोप में, यूएस में इस साल या अगले साल मोस्टली रिसेशन या स्लो डाउन आ जाएगा, विच इज वेरी लाइकली। नाउ अगर वो सिचुएशन उनकी है, थैंकफुली लेट्स लुक इट फ्रॉम इंडियाज कॉन्टेक्स्ट। इनफैक्ट लास्ट 3 महीनों में इंडिया में एफआई फ्लोज अच्छे आ रहे हैं, डीआईएस फ्लो तो अच्छे थे ही थे, एफआई फ्लो भी अच्छे आ रहे हैं। हमारी इन्फ्लेशन और जो कहते हैं ना हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स सब परफेक्ट है, इन्फ्लेशन इज वेल अंडर कंट्रोल। आरबीआई ने टू एन एक्सटेंट पॉज लगाया हुआ है अपने रेट हाइक्स के ऊपर, फिजिकल डेफिसिट हमारा कंट्रोल में है। सो आइडियली हमें इतना चिंता नहीं करना चाहिए कि वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या हो रहा है, हमारे मैक्रो पैरामीटर्स एब्सोल्युटली राइट है। इनफैक्ट अ वेरी थॉट इंटरेस्टिंग थॉट, 2004 से लेकर 2008 ये पीरियड अगर आप देखा जाए तो उस समय यूएस फेड ने 17 बार, 5 बार नहीं, 10 बार नहीं, 15 बार नहीं, 17 बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाए थे, फेड ने रेट हाइक की थी। एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड इंडियन इकोनॉमी और इंडियन स्टॉक मार्केट गिव द बेस्ट रिटर्न्स। सो मेरा पॉइंट है, इतना मत डरिए कि बेसिकली वेस्ट इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ा रहा है, हमारे मैक्रोस परफेक्ट है, एंड आइडियली वी शुड बी जस्ट वरीड एंड फोकस अबाउट हमारी इकोनॉमी कैसे कर रही है। I mean, it's just that we live in a global world, right? तो हमें हमेशा वो स्ट्रेस तो होता ही है कि अगर दूसरे देशों में प्रॉब्लम चल रही है तो शायद it might impact us at some point. नहीं, थोड़ा फर्क तो पड़ेगा पड़ेगा, बिकॉज अगर अगर ग्लोबली स्लो डाउन है और ग्लोबली रेट्स बढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा ही, हमारी इकोनॉमी में थोड़ा फर्क पड़ेगा ही, बट इतना वरी करने की कोई जरूरत नहीं है। Fair enough. अभी आपने इंडिया के बारे में इतना अच्छा बोला एंड यू सेड कि ऑल द मैक्रोज आर इन प्लेस, व्हिच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यू नो S&P ग्लोबल रेटिंग्स को अगर हम देखें तो वी आर लाइकली टू ग्रो एट 6.7% इन द नेक्स्ट 3 years, retaining our tag as the fastest growing economy in the world. तो जब ऐसा चल रहा है, जब सब कुछ इतना चल रहा है, तो इज देयर एनी स्पेसिफिक सेक्टर जिसको हमें देखना चाहिए? तो आपको लगता है कि हम इन द नेक्स्ट 2 to 3 years ऐसे कौन से सेक्टर्स पे फोकस कर सकते हैं फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू? ठीक है, नम्रता आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि आप जितने भी आज रिपोर्ट्स पढ़ोगे ग्लोबल के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऑब्वियसली इंडिया इज अ शाइनिंग स्टार अमंग ऑल द कंट्रीज, बट लेट्स नॉट गेट टू ऑब्सेस्ड अबाउट दीज थिंग्स, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमारी इकोनॉमी भी छोटी है, और छोटी इकोनॉमी को ऑब्वियसली एट अ फास्टर ग्रोथ रेट ग्रो होना ही पड़ेगा, तभी हम कुछ अचीव कर पाएंगे। बट ऐसा नहीं है कि हम अभी कुछ फास्ट ग्रो कर रहे हैं। लेट मी टेक यू बैक इन टाइम। हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा सिर्फ आने वाला वक्त अच्छा होगा, हमारा गुजरा हुआ कल अच्छा नहीं था। जस्ट टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट, आज हमारी इकोनॉमी $3.5 ट्रिलियन की है, ओके। अगर मैं रिवाइंड करता हूं थोड़ा, 2000 में हमारी इकोनॉमी $500 बिलियन की थी, 500 बिलियन। आज ट्रिलियन को अगर बिलियन में कन्वर्ट करता हूं तो आज हमारी इकोनॉमी है 3500 बिलियन। मतलब अगर आपने 20, 22 या 23 सालों में देखा होगा, हमारी इकोनॉमी 7 गुना, 7 टाइम्स बढ़ी है लास्ट 20 सालों में। इसका मतलब कि इन 20 या 22, 23 सालों में हमने बेसिकली 6 इंडिया प्रोड्यूस की हैं। जब हम कहते हैं ना कि हमारी इकोनॉमी 7 गुना बढ़ी है, तो बेसिकली, और ऑब्वियसली दिखाई भी देता है, अगर आप लास्ट 20 साल के अगर कोई भी म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स देखोगे या इक्विटी मार्केट के रिटर्न देखोगे, वो दिखाई देते हैं कि इतने अच्छे रिटर्न्स हमने लास्ट 20-25 सालों में दी हैं। इट्स ओनली बिकॉज हमारी इकोनॉमी ने इतना अच्छा किया है। कल हमारा बहुत अच्छा था,
इंटरेस्टिंग पॉइंट इज हमारा आने वाला कल भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा. एंड द आइडिया इज वेरी सिंपल. वी आर अ वेरी यंग कंट्री. डेमोग्राफिक्स हमारी बहुत, हम नौजवान पीढ़ी हैं. हमारी मीडियन एज 28 साल की है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर कंट्री. सेकेंड, जो हमें समझना चाहिए कि हमारी जीडीपी पर कैपिटा वो भी बहुत कम है. और ये जो नौजवान पीढ़ी है और इन जनरल जो इतने लोग हैं, जो 140 करोड़ आबादी है, कभी कभी हम समझ नहीं पाते ये 140 करोड़ है कितने एक्चुअली. बिकॉज हम इतने बड़े बड़े नंबर सुनते हैं ना, तो बहुत सिंपल भाषा में पूरा यूरोप 70 करोड़ है, पूरा यूएस 30 करोड़ है, इंडिया यूएस प्लस यूरोप प्लस 40 करोड़ एक्स्ट्रा है हमारे पास. इतनी आबादी है हमारे पास. दैट्स द पावर ऑफ आवर कंट्री. सो हमारे पास यंग पॉपुलेशन है. इनकी जीडीपी पर कैपिटा बहुत कम है. आने वाले 15-20 सालों में आप देखोगे हमारी कंट्री की जीडीपी पर कैपिटा इंक्रीज होगी, बिकॉज डिमांड इंक्रीज होगी. क्यों? बिकॉज हर एक बंदे को सिर्फ रोटी कपड़ा नहीं चाहिए, उसको घर भी खरीदना है और जल्दी खरीदना है, उसको घूमने भी जाना है, उसको मोबाइल भी चाहिए, और कंजम्पशन स्टोरी बहुत ही अच्छी इंटैक्ट है. प्लस जैसा भी हम कहें हमारी डेमोक्रेसी के बारे में, वी हैव अ वेरी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी. ओके. एंड ऑब्वियसली मे बी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी परफेक्ट नहीं बन रही है. इनफैक्ट लास्ट 7-8 सालों में हमारी इंफ्रा काफी अच्छी इंप्रूव हो रही है, और अगले 10-15 सालों में बहुत अच्छी इंप्रूव होगी भी. बट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमने काफी अच्छा बनाया है, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. प्लस ओवरऑल हमारी कंट्री का डिटर्मिनेशन लेवल स्लोली एंड ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है. सो बेसिकली द फैक्टर्स आर वेरी फेवरेबल. अगर आप सेम वही मैथमेटिक्स करते हो, जैसे मैंने कहा लास्ट 20 सालों में या 22 सालों में हमारी जीडीपी 7 टाइम्स बढ़ी है, वही अगर मैथ्स करते हो आज $3.5 ट्रिलियन से आप ऑलमोस्ट $21 ट्रिलियन में पहुंच जाओगे अगले 20 सालों में, विच इज इन अ वेरी सिंपल टर्म्स अगले अनदर 6 इंडिया खड़े हो जाएंगे. ओके. और जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये $21 ट्रिलियन कितना होता है? आज यूएस की पूरी जीडीपी $21 ट्रिलियन की है. सो यस, आवर इकोनॉमी विल ग्रो. वी हैव अ वेरी, हमारी यंग पॉपुलेशन है, डिमांड अच्छी है, सब कुछ परफेक्ट है. वी आर गोना ग्रो. बट द इंटरेस्टिंग थिंग जो नम्रता हम सबको समझने की जरूरत है, कि जो जर्नी होगी ना, विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन. और क्यों नहीं होगी? बिकॉज लास्ट 20 सालों की जर्नी भी स्ट्रेट लाइन नहीं थी. अगर आप 20-22 सालों को इक्विटी मार्केट में देखोगे, 2000 से 2003 तक 3 साल पैसे नहीं बने. 2004 से लेकर 2008 तक बहुत अच्छे पैसे बने. फिर हमने एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखी, जब मार्केट 50-60% गिर गई. उसके बाद हमने 5-6 साल वापस देखा, पैसे नहीं बन रहे थे. फिर 2014 से लेकर 2020 तक ठीक ठाक पैसे बन रहे थे. फिर कोविड में क्रैश आ गया, सब घबरा गए, एंड देन सडनली वी सॉ अ राइज इन इक्विटी मार्केट. सो ये जर्नी ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन नहीं होती है. द जर्नी विल बी फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स. और इकोनॉमी भी साइकिल बने रहेंगे. कभी आपकी थोड़ा स्लो डाउन होगा, कभी ज्यादा इकोनॉमी अच्छी चल रही होगी. दैट इज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक साइकिल. बट द सेक्युलर ट्रेंड ऑफ इंडिया इज अमेजिंग. आपका पॉइंट सिंपल है कि इसमें कौन से सेक्टर्स अच्छा करेंगे. ऑनेस्टली मेरे को लगता है कि सारे सेक्टर्स अच्छा करेंगे. और आप बहुत सरप्राइज हो जाओगे, आने वाले 10-12 सालों में नए सेक्टर्स भी फॉर्म होंगे. ओके. ऐसे सेक्टर्स जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं है. जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, 20 साल पहले आईटी एज अ सेक्टर एग्जिस्ट भी नहीं करता था. ओके. टू अ ग्रेट एक्सटेंट. आज डिफेंस एक बहुत ही छोटा सेक्टर है. आने वाले वक्तों में शायद ये सेक्टर बड़ा भी हो सकता है. मैं कोई व्यू नहीं दे रहा हूँ इस सेक्टर में, बट माई पॉइंट इज कि हमारे सारे सेक्टर्स में बहुत स्कोप है. बिकॉज इन जनरल अगर आप हर एक चीज देखोगे, कंजम्पशन देखोगे, आईटी देखोगे, फार्मा देखोगे, टेलीकॉम देखोगे, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है. सो ऑल सेक्टर्स हैव गॉट अमेजिंग स्कोप ऑफ डूइंग वेल. बट यू ऑल्सो सी न्यू सेक्टर्स कमिंग अप, और जो हमेशा होता है, बिकॉज द न्यू एज इंडस्ट्रीज विल कम इन, एंड विल सी अ ट्रिमेंडस ग्रोथ विच विल हैपन इन द कंट्री. आई थिंक इट्स ऑल्सो फेयर टू से कि हमें सिर्फ किसी एक सेक्टर पे फोकस करना भी नहीं चाहिए, राइट? आइडियली हमें अपना डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी होना चाहिए, जहाँ पे हम ट्राई करते हैं कि सारे सेक्टर्स में थोड़ा इन्वेस्ट कर पाए, जस्ट टू बैलेंस आउट आवर रिस्क इन दैट सेंस. एब्सोल्युटली, आपने बहुत ही परफेक्ट बात बोली कि आइडली हमें ऑब्सेस नहीं होना चाहिए कौन सा सेक्टर अच्छा करेगा. बिकॉज हर एक सेक्टर के साइकिल्स होते हैं. कभी एक सेक्टर अच्छा करता है, कभी दूसरा अच्छा करता है. स्मार्ट इन्वेस्टर ये वही होता है, और वही तो हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज है एज इन्वेस्टर्स, एज रिटेल इन्वेस्टर्स. अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको सिर्फ एक शॉप चलानी है. ओके. आपकी पूरी लाइफ एक शॉप पे डिपेंड कर देती है. उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन रिस्क. द ब्यूटी इज हम वो दुकानदार बन सकते हैं जहां पे हमारे पास 1000 प्रोडक्ट्स हैं, 1000 सेक्टर्स हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं. उसी तरीके से हम रिस्क मैनेज कर सकते हैं. सो ऑब्वियसली स्मार्ट इन्वेस्टर वही होता है जो अपना रिस्क मैनेज करता है, डाइवर्सिफाई करता है अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स, जो ऑब्वियसली इनहेरेंट फीचर है म्यूचुअल फंड का, कि वो आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो देते हैं. Sure. So now, Amit, I'm going to switch a little bit our conversation to a little different direction. अभी हम थोड़े different categories of funds के बारे में discuss करेंगे, क्योंकि बहुत सारे categories हैं. कुछ
जो हमारे व्यूअर्स को शायद समझ में नहीं आती है, जो अब अभी हम समझाएँगे। एंड कुछ ऐसी भी कैटेगरीज़ हैं जो जिसके बारे में लोग बहुत एक्साइटेड हैं, एंड आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट दोज़। आई थिंक वन ऑफ दोज़ कैटेगरीज़ इज़ यस, स्मॉल कैप, राइट? स्मॉल कैप को अगर हम देखें तो राइट, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है आजकल स्मॉल कैप्स को लेके। लोगों को रिस्क समझ में आता है। पीपल अंडरस्टैंड दैट स्मॉल कैप्स आर रिस्की बट पीपल स्टिल वांट टू इन्वेस्ट इन इट, राइट? एंड राइट, राइटली सो, क्योंकि अगर देखें तो एवरेज रिटर्न्स जो स्मॉल कैप्स ने दिया है करीब 21% इन द लास्ट 10 इयर्स, कंपेयर टू लार्ज कैप जो करीब 13 ऑड परसेंट रहा है। तो आपके ओपिनियन में अगर मुझे एक स्मॉल कैप फंड सेलेक्ट करना है, आई एम ओके टू टेक द रिस्क, तो मुझे कैसे सेलेक्ट करना चाहिए? परफेक्ट। नम्रता, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा स्मॉल कैप के बारे में। और स्मॉल कैप थोड़ा दिख भी रहा है, फेवर में भी है। सब सब थोड़ा स्मॉल कैप की तरफ झुक भी रहे हैं, और इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं। बट मैं आपको एक बहुत बेसिक बात कहूंगा इन्वेस्टमेंट्स की, जो मैंने आई वुड से थोड़ी गलतियां करके भी सीखी हैं। इन्वेस्टमेंट्स के दो पहलू होते हैं। एक होता है रिटर्न, जो दिखाई देता है फैक्ट शीट पे और अपने परफॉर्मेंस शीट पे, और दूसरा होता है रिस्क, जो इनविजिबल होता है। द आइडिया इज वेरी सिंपल। अगर आप खाने का कोई ऑर्डर भी करते हो तो आप दो चीज देखते हो कि आपको पसंद क्या है, और दूसरी तरफ प्राइस लिखा होता है कि उसकी कीमत क्या है। सो बेसिकली स्मॉल कैप जो आपको अच्छे रिटर्न देती है तो उसकी कोई कीमत होती है। ओके, और हमारी मार्केट में दो तरीके की कीमत होती है। जब कोई कहता है ना कि मुझे हाई रिस्क ले सकता हूं, तो बेसिकली वो बंदा ये कह रहा है कि मुझे हाई रिटर्न चाहिए। वो रिस्क समझा ही नहीं है। रिस्क क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं, फिर आप सोचिए कि आप वो कीमत पे कर पाओगे कि नहीं पे कर पाओगे। सो बेसिकली हमारी दो रिस्क होती हैं, या दो कीमत आपको चुकानी होती हैं कोई भी रिटर्न्स के लिए। एक जो हमारी भाषा में कहते हैं वोलेटिलिटी, या स्टैंडर्ड डिविएशन, या उतार चढ़ाव। मार्केट ऊपर जाती है तो सबको खुशी होती है, बट स्मॉल कैप जब गिरते हैं तो बहुत तेजी से गिरते हैं। उनमें वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, क्या आप में वो क्षमता होगी जब स्मॉल कैप्स गिरेंगे, या आप लमसम कर रहे हो या एसआईपी कर रहे हो, जब स्मॉल कैप्स गिरेंगे, क्या आप उस समय पे पेशेंट रह सकते हो? अगर आप पेशेंट रह सकते हो तो यू आर डिजाइन फॉर स्मॉल कैप। सेकेंड थिंग इज, हमने अक्सर देखा है कि कभी कभी स्मॉल कैप में कभी कभी कुछ कुछ साल, कभी कभी 3 साल 4 साल या 5 साल भी कभी कभी रिटर्न नहीं बनते। ना क्वेश्चन इज, वो भी एक कीमत है, चुकानी पड़ती है। आपने 10 साल की जर्नी बताई, बट 10 साल में कभी कभी ऐसे पीरियड्स आए थे जब रिटर्न नहीं बने थे। क्या वो इन्वेस्टर्स वो कीमत चुका सकते हैं कि वो रह पाएंगे? अगर आप कीमत दोनों चुका सकते हो या पे कर सकते हो, देन यू आर एलिजिबल टू बी अ स्मॉल कैप इन्वेस्टर। मेरा बहुत सिंपल लॉजिक है। आपका पोर्टफोलियो में तीनों चीज होनी चाहिए। लार्ज कैप भी होना चाहिए, विच आर स्टेबल कंपनीज, जिन्होंने इकोनॉमिक साइकिल देखा है। ये वो कंपनीज हैं जो टेक्निकली, वो कंपनीज है जो अच्छा कर रही हैं काफी सालों से, तभी वो लार्ज हैं। स्टेबल बिजनेस है, स्टेबल मैनेजमेंट है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रही हैं। बट यस, उनके रिटर्न्स मॉडरेट आते हैं। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स जनरली देखा गया है कि इनमें रिस्क या वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, बट इनमें पोटेंशियल लॉन्ग टर्म में रिटर्न बनाने का ज्यादा होता है। अगर आप ईयर ईयर में डाइसेक्ट भी करोगे, आपको रियलाइज होगा कभी कभी लार्ज कैप अच्छा करते हैं और स्मॉल कैप कभी अच्छा नहीं कर रहे। कभी कभी स्मॉल कैप अच्छा करते हैं, कभी कभी लार्ज कैप अच्छा नहीं करते। ठीक है, सो मेरा बहुत सिंपल मानना है कि आपका कोर पोर्टफोलियो लार्ज कैप्स और मिड पे होना चाहिए। सैटेलाइट पोर्टफोलियो मिड एंड स्मॉल होना चाहिए। बट यस, स्मॉल कैप इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कैटेगरी। ये आने वाले वक्तों में बहुत बड़े हो सकते हैं। मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड इज अ वेरी राइट वे ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू अ स्मॉल कैप्स, बिकॉज आपको एक अच्छी डाइवर्सिफिकेशन मिल जाती है। इनमें रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। लार्ज कैप में शायद फिर भी रिसर्च इतनी ना जरूरत हो, बट स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा रिसर्च चाहिए। और इसलिए मैं मानता हूं कि म्यूचुअल फंड इज अ वेरी प्रॉपर वे इन्वेस्टिंग इनटू स्मॉल कैप्स, एंड स्मॉल कैप हैज गिवन फिनोमिनल रिटर्न्स। आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप्स, स्पेशली अगर आपका होराइजन 7 to 10 years प्लस है, तो स्मॉल कैप्स आपके पोर्टफोलियो में जरूर होने चाहिए। Okay. But then how do I select the right small cap fund for myself? Is it just based on सो returns? नो, देखो मैं आपको फिर कहूंगा, टिपिकली हर एक का मेट्रिक्स अलग होता है, बिकॉज इट्स नॉट अ मैथमेटिकल क्वेश्चन जहां पे मैं आपको एक आंसर दे सकता हूं कि ये सही है या वो गलत है। हर एक का एक फ्रेमवर्क होना चाहिए। आइडली मेरे हिसाब से एक फ्रेमवर्क बहुत अच्छा बनता है। गो विद दोज एएमसीज और फंड मैनेजर्स और रिसर्च टीम जिनके पास अमेजिंग फिनोमिनल ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अगर कोई एएमसी है, फंड मैनेजर है, और उनकी टीम, उनका फिनोमिनल ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उन्होंने ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अच्छे तरीके से स्मॉल कैप कैटेगरी को जाना है, समझा है और रिस्क मैनेज किया है, और प्रूव भी किया है लंबे समय पे रिटर्न्स के साथ, मेरा जनरली भरोसा उस उन टीम पे ज्यादा रहेगा। बिकॉज स्मॉल कैप में बहुत रिसर्च लगती है। आपको प्रमोटर से मिलना है, उनकी कंपनी देख कर आनी है, उनके सप्लायर से मिलना है। सो आइडली जो एक्सपीरियंस टीम है, मेरे हिसाब से वुड बी अ मोर प्रेफरेंशियल थिंग टू सेलेक्ट अ स्मॉल कैप फंड। Fair enough. Okay, thank you. So now let's talk about a very interesting category. तो एक होता है फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग,
which is a relatively new form of investing. So can you help our investors understand कि ये investment strategy होती क्या है, and can it give us high returns over time, factor based investing? And then हमें थोड़ा momentum funds के बारे में भी बताइए, assuming कि आपके opinion में जो momentum funds होते हैं वो कैसे होते हैं और वो एक investor के portfolio में कैसे fit होते हैं, right? और अगर मुझे समझना है हाउ क्विकली कैन आई अंडरस्टैंड कि जो मोमेंटम स्ट्रेटजी होती है वो कैसे डिसाइड होती है, हाउ फ्रीक्वेंटली शुड आई रिव्यू माय पोर्टफोलियो इन अ मोमेंटम स्ट्रेटजी. सो जस्ट हेल्प अस अंडरस्टैंड अबाउट दीज टू कैटेगरीज अ बिट. परफेक्ट. सो अच्छी बात क्या हो रही है हमारी कंट्री में, एज हमारी इंडस्ट्री मेच्योर हो रही है, इन्वेस्टर्स भी सोफिस्टिकेटेड हो रहे हैं और बहुत वेराइटी ऑफ फंड्स हमारी मार्केट में आ रहे हैं. हिस्टोरिकली देखा जाए हमारी मार्केट में प्योरली एक्टिव मैनेजमेंट फंड्स होते थे, और एक्टिव मैनेजमेंट फंड्स वो होते हैं, टिपिकली एक फंड मैनेजर होता है जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करता है और वो कोशिश करता है लंबे समय पे बेंचमार्क को बीट करे. ओके, इनको एक्टिव फंड्स कहते हैं. फिर बेसिकली आज मार्केट में काफी पैसिव फंड्स भी आ गए हैं. पैसिव फंड्स वो होते हैं जो सिर्फ बेंचमार्क को कॉपी करते हैं. उनमें फीस बहुत कम होती है एज कंपेयर टू एन एक्टिव फंड. तो वो सिर्फ बेंचमार्क को कॉपी करते हैं, लाइक निफ्टी फंड, निफ्टी 50 जो सिर्फ 50 स्टॉक को इन्वेस्ट करेगा, या निफ्टी 100 या निफ्टी मिड कैप या स्मॉल कैप, इनको पैसिव फंड्स कहते हैं. ओके, इनको बीटा फंड्स भी कहते हैं बिकॉज वो सिर्फ मार्केट को बाय कर रहे हैं. उसी तरीके से मार्केट में एक नई वैरायटी ऑफ फंड्स आई है जिनको बोलते हैं स्मार्ट बीटा. बीटा मतलब मार्केट को ही खरीद रहे हैं बट थोड़ा स्मार्टली खरीद रहे हैं. आप सिर्फ स्मार्ट वर्ड से मत सोचिए कि वो ज्यादा स्मार्ट है, ऐसा कुछ नहीं है. बस वो एक उनको नाम दिया गया है स्मार्ट बीटा. जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल ऑफ स्मार्ट बीटा, जैसे निफ्टी इक्वल वेट 50. ओके, जो भी 50 स्टॉक होंगे निफ्टी के, हर एक को 2-2% वेट देगा. ये एक तरीके से स्मार्ट बीटा फंड है. या निफ्टी 100 इक्वल वेट, ये भी एक तरीके से स्मार्ट बीटा फंड है. हर एक निफ्टी के स्टॉक को 1-1% वेट देगा. तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, पूरे 100 स्टॉक इन्वेस्ट कर रहे हो बट 1-1%. इनको स्मार्ट बीटा फंड्स कहते हैं. नाउ एक और तरीके से मार्केट में फंड्स आ गए हैं, इनको बोलते हैं फैक्टर इन्वेस्टिंग. फैक्टर इन्वेस्टिंग की शुरुआत किस तरीके से हुई वो पहले समझने की कोशिश करते हैं. बेसिकली शुरुआत इस तरीके से हुई कि लोगों ने और एनालिस्ट ने पता करने की कोशिश की कि ऐसा इक्विटी मार्केट को रिटर्न्स ड्राइव क्या करता है. तो पता चला कुछ फैक्टर्स होते हैं जो मार्केट को ड्राइव करते हैं. तो उनमें से कुछ फैक्टर्स उभर के निकले. जैसे एक फैक्टर है ग्रोथ, कि अगर आप सिर्फ ग्रोथ कंपनीज में इन्वेस्ट करोगे लंबे समय के लिए आपका रिटर्न्स अच्छा बन सकता है. फिर एक क्वालिटी फैक्टर आया, वो कंपनीज जहां पे रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है, डेट लेवल्स कम है, ये कहते हैं कि ये कंपनीज अच्छा करती हैं, तो एक क्वालिटी फैक्टर आ गया. उसी तरीके से एक वैल्यू फैक्टर आ गया. जनरली जो कंपनीज जिनका प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक कम है, लंबे समय पे अच्छा कर सकते हैं, तो एक वैल्यू फैक्टर आ गया. उसी तरीके से एक डिविडेंड यील्ड फैक्टर आ गया, कि वो कंपनीज में इन्वेस्ट करो जो अच्छा डिविडेंड देती हैं. उसी तरीके से एक मोमेंटम फैक्टर भी है. मोमेंटम फैक्टर बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है. एक बहुत सिंपल भाषा में बोलूं तो कि वो स्ट्रैटेजी ये अडॉप्ट करती है कि बहती गंगा में हाथ डुबो लो. कहने का मतलब क्या है कि बेसिकली मोमेंटम ये करता है कि जो स्टॉक अच्छा कर रहे हैं उनका वेट बढ़ जाता है, और जो स्टॉक खराब कर रहे हैं उनका वेट अपने आप कम हो जाता है. अभी फॉर एग्जाम्पल, फॉर सम रीजन उन जो अच्छा कर रहे हैं उनका मोमेंटम अभी वीक हो जाता है, अभी वो अच्छा नहीं कर रहे, तो सडनली उनका वेट कम हो जाएगा. और जो स्टॉक अच्छा कर रहे हैं तो अभी उनका वेट बढ़ जाएगा. सो मोमेंटम कोशिश ये करता है कि जिन स्टॉक्स की तरफ मोमेंटम चल रहा है, ओके, वहां पे अपना वेट बढ़ाने की कोशिश करते हैं. ऐसा कोई प्रूवन तरीका नहीं है. कभी कभी वैल्यू अच्छा करता है, कभी क्वालिटी अच्छा करता है, कभी ग्रोथ अच्छा करता है, कभी डिविडेंड यील्ड अच्छा करता है, कभी मोमेंटम अच्छा करता है. तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यही स्ट्रैटेजी प्रूवन स्ट्रैटेजी है. डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम डिफरेंट स्ट्रैटेजीज अच्छा करती हैं. मेरे हिसाब से अगर किसी को थोड़ा सा टैक्टिकली इन 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 फैक्टर में इन्वेस्ट करना है, तो मैं कहूंगा थोड़ा स्टडी करें मार्केट को. उनको लगता है कि उस समय कौन सा फैक्टर उन्हें लगता है कि आज अच्छा कर सकता है, तो वहां पे वो फैक्टर फंड में डाल सकते हैं. इसमें बेसिकली पैसिव फंड्स अवेलेबल हैं. द आइडियाज, इनमें एक्सपेंस रेशियो कम होता है. इनमें आप म्यूचुअल फंड के रूप में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, और इसमें आप ईटीएफ जो म्यूचुअल फंड्स के भी हैं उसके तरीके से भी इन्वेस्ट कर सकते हो. बट मैं ये कहूंगा कि आप सिर्फ रिटर्न मत चेस करना, आप पहले समझना. और अगर आपको उस वैल्यू या उस फैक्टर में अगर आपको भरोसा है और आपको लगता है उस फैक्टर की वैल्यूएशन सस्ती है और ये रिटर्न दे सकते हैं, तो मे बी टैक्टिकली आपके पोर्टफोलियो में शायद आ सकते हैं. सो कहने का मतलब सिंपल है, आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है एक्टिव फंड्स के साथ. लगता है आपको पैसिव सही है, थोड़ा पैसिव भी डाल दो, थोड़ा स्मार्ट बीटा भी डाल दो. और अगर आपको कोई फैक्टर पे कोई भरोसा है, लगता है ये फैक्टर होना चाहिए पोर्टफोलियो में, उसको भी आप थोड़ा सा पोर्टफोलियो में डाला जा सकता है.
बट कैन वी कॉन्फिडेंटली से कि फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग, क्योंकि आप बोल रहे हैं टैक्टिकली आप मैनेज करेंगे तो मतलब शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए इनमें, राइट? नहीं, सो कैन मैं वी से ऐसा नहीं अबाउट कहूंगा दैट? कि शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहिए। ग्लोबली दिखाया देखा गया है कि मोमेंटम अच्छा करती है लंबे समय पे। ओके। ओके, बट ये कहते हैं ना कि पास्ट परफॉर्मेंस इज नेवर अ गारंटी ऑफ फ्यूचर। ओके, ट्रू। जस्ट बिकॉज पास्ट में अच्छा किया इसका मतलब कोई गारंटी नहीं फ्यूचर में अच्छा करेगा। जैसे अगर आप लास्ट 5 6 7 साल देखोगे, क्वालिटी एज अ फैक्टर बहुत अच्छा कर रहा था। टिपिकली क्वालिटी एंड ग्रोथ कंपनीज दुनिया भर में, सिर्फ इंडिया में नहीं, दुनिया भर में अच्छा कर रही थी। वैल्यू एज अ थॉट प्रोसेस इतना अच्छा नहीं कर रहा था, ग्लोबली भी और इंडिया में भी। बट लास्ट 2 सालों में आपने देखा होगा वैल्यू काफी अच्छा कर रहा है, क्वालिटी इतना अच्छा नहीं कर रहा। तो हर एक के साइकिल्स होते हैं। अगर आपको इन चीजों में घुसना है और इन्वेस्ट करना है तो थोड़ी स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मे बी आप थोड़ा सा ओवरले कर सकते हो, बट अगर आपको अवॉइड भी करना है कोई बात नहीं। टिपिकली जो एक्टिव फंड मैनेजर्स होते हैं वो टिपिकली अपने पोर्टफोलियोज को टिल्ट कर ही लेते हैं बेस्ड ऑन मार्केट सिचुएशंस। ओके, फेयर इनफ। सो नाउ आई एम गोना आस्क यू क्वेश्चंस अबाउट अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कैटेगरी, क्योंकि ये हमने देखा है कि जब हम भी यू नो व्हेन वी डू अ लॉट ऑफ दीज प्रोग्राम्स, आईटी के ऊपर बहुत सारे लोग का बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता था, राइट? आईटी सेक्टर फंड्स, आईटी स्टॉक्स वर ऑलवेज द फ्लेवर, पीपल लव इन्वेस्टिंग इन आईटी। लेकिन पिछले साल आईटी वाज अ ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट एज अ होल सेक्टर, राइट? IT index declined by what 21%. तो आपके ओपिनियन में जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन आईटी सेक्टर फंड्स को कैसे नेविगेट कर सकते हैं, कंसिडरिंग अभी आईटी में वी आर एक्सपेक्टिंग अ बिग बूम, आई मीन अभी विद एआई एंड यू नो सो मच मोर इनोवेशन हैपनिंग। तो हाउ डू वी मैनेज आर आईटी सेक्टर फंड्स, या क्या इसमें हम एक कॉन्ट्रेरियन व्यू ले सकते हैं कि यू नो आईटी सेक्टर वुड हेल्प इन बीटिंग द मार्केट इन द नियर फ्यूचर? क्योंकि हमने देखा है, कम टू लुक एट यूएस स्टॉक्स अब काफी रिकवर हो रहे हैं। So is the valuation attractive enough for investors to take advantage at this point? परफेक्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। इनफैक्ट एक बड़ी चीज जो मैंने अपने मार्केट में सीखी है कि कभी भी रिटर्न्स को चेज मत करो। ये मैंने बहुत लर्निंग, ऑब्वियसली पहले मैं भी गलतियां ये करता था। जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा होता था मैं उसकी तरफ, इट्स वेरी नेचुरल टू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट। और मैंने ये Yeah. 2007 में भी देखा जब सब पावर में इन्वेस्ट करना चाहते थे, फिर इंफ्रा में इन्वेस्ट करना चाहते थे। एंड देन उसके बाद फिर एक पीरियड आया जब लोग सब फार्मा में इन्वेस्ट करना चाहते थे। फिर ऑब्वियसली अभी कुछ टाइम पहले आईटी में काफी एक दौर आया, सब आईटी की तरफ इन्वेस्ट कर रहे थे। जनरली देखा गया है जहां पे रिटर्न्स अच्छे होते हैं पीपल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स। मेरा बहुत सिंपल लॉजिक है, आपका ब्रॉड पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। सेक्टर फंड्स कभी भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए Mhm. कोई भी सेक्टर लंबे समय के लिए परपेचुअली अच्छा नहीं करता। इनफैक्ट सेक्टर फंड्स में साइकिल्स होते हैं, कभी बहुत अच्छा करते हैं, देन कुछ सालों के लिए सेक्टर फंड अच्छा नहीं करते बट फिर वापस अच्छा करते हैं। सेक्टर फंड्स में आप कोई भी सेक्टर में इन्वेस्ट करो, एंड आईटी इज सेकंड बिगेस्ट सेक्टर इन आवर निफ्टी, इट्स अ वेरी बिग सेक्टर, कुछ छोटा सेक्टर नहीं है। ओके, एंड इंडिया थैंकफुली विद द वे इंडिया इज कंस्ट्रक्टेड, जो अगर आप हमारी इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज देखोगे लैक्स ऑफ एम्प्लॉयज हायर करते हैं। वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिजिटल एज, सो आईटी स्टोरी इज वेरी इंटैक्ट। ओके, मेरा पॉइंट सिंपल है, सेक्टर फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा साइकिल्स होते हैं, और वो साइकिल्स फटाफट चेंज भी होते हैं। आप सेक्टर फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका मिनिमम टाइम होराइजन एटलीस्ट 7 साल तो होना ही चाहिए। ओके, और आपने उस सेक्टर में इन्वेस्ट किया है जो एक्चुअली अच्छा सेक्टर है, हिंदुस्तान का सेकंड बिगेस्ट सेक्टर है। तो मेरा बहुत सिंपल लॉजिक है, डोंट गेट इम्पेशेंट। 1 साल 1.5 साल कुछ मैटर नहीं करता लॉन्ग टर्म के हिसाब से। हम बात कर रहे हैं वेल्थ क्रिएशन की, हम बात कर रहे हैं 7 साल 10 साल प्लस की। 1 साल इज एक्चुअली is very immaterial in terms of wealth creation. So I would say don't get disappointed. Look at the long-term trajectory. India IT is an amazing story from a long-term perspective. दूसरा बस एक ही मैं वर्ड क्वेश्चन करूंगा। ये जो वर्ड काफी बार सुन रहे हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑल दिस थिंग्स, ऑनेस्टली ये थोड़ा ग्लोरीफाइड वर्ड्स है मेरे हिसाब से। अगर मैं एक वॉशिंग मशीन घर पे भी देखता हूँ, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, तो बेसिकली वो भी तो एआई है। मैं कपड़े डालता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता वो कपड़े धो देती है, तो बट उसको आपने नाम एआई दे दिया। या फॉर एग्जाम्पल हम गूगल मैप यूज कर रहे थे पिछले 4 5 सालों से, किसी ने हमको ये नहीं बोला एआई है, तो बेसिकली वो भी तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है। इनफैक्ट मुझे याद है जब मैं कॉलेज में था एक मूवी थी उसका नाम था मैट्रिक्स। ओके, वो 2000 में रिलीज हुई थी, 23 साल पहले। अगर आपने देखी नहीं आपको देखनी चाहिए, फिनोमिनल मूवी है, 23 साल पहले रिलीज हुई थी। वो आपको बताती है बेसिकली टेक्नोलॉजी में क्या क्या होना चाहिए। सो बेसिकली टेक्नोलॉजी पे हम लोग बहुत अमेजिंग तरीके से पूरी दुनिया प्रोग्रेस कर रही है। सो इनोवेशन तो होती ही रहेगी, बस आज एक बजवर्ड बन गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बट टेक्नोलॉजी हैज बीन डिसरप्टिंग, इज डिसरप्टिंग और डिसरप्ट करती रहेगी। Yeah. टेक्नोलॉजी में बहुत स्कोप है, इंडिया इज डूइंग फिनोमिनली वेल।
आपने नम्रता बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि अगर आप यूएस में देखो तो नैस्डैक बहुत अच्छा कर गया, रिकवर कर गया, हमारी आईटी अच्छा क्यों नहीं कर रही? बट द थिंग इज, आप नैस्डैक को अगर आप ब्रेक करोगे, नैस्डैक में सारे स्टॉक्स अच्छा नहीं कर रहे, सिर्फ अगर आप 5 बिग डैडीज जिसको बोलते हैं एप्पल, amazon, ओके, मेटा, और इन कंपनीज को छोड़ दोगे, माइनस कर दोगे, बाकी जो सारे स्टॉक्स हैं अनफॉर्चुनेटली वो इतना अच्छा नहीं कर रहे। तो वो जो कंपनीज हैं वो अलग टेंजेंट पे चल रही हैं, ग्लोबल कंपनीज हैं, कुछ अलग काम कर रही हैं। आइडली आईटी एज अ सेक्टर ग्लोबली इतना अच्छा फिलहाल नहीं कर रहा, एंड इट्स फाइन। इट्स 1 साल 1.5 साल की अगर आप पेन नहीं झेल सकते तो आपको आइडली अपने को इन्वेस्टर कहना भी नहीं चाहिए। हम 7 साल 8 साल की बात कर रहे हैं, और एक तरफ अच्छे रिटर्न भी बने हैं, वापस वो दौर आएगा। माई ओनली रिक्वेस्ट टू ऑल द पीपल जो लमसम करके बैठे हैं या एसआईपी कर रहे हैं, प्लीज कंटिन्यू टू विद इट, एंड आई थिंक हमें रिवॉर्ड पेशेंस का दिया जाता है, एक्शन का रिवॉर्ड नहीं दिया जाता। सो आई थिंक हमारे जो भी ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, दे विल बी वेरी हैप्पी टू लिसन टू योर आंसर. होपफुली। All right. Okay, another very interesting category, hybrid funds. Hybrid funds, I think एक बहुत अच्छी कैटेगरी है फॉर सच इन्वेस्टर्स जिनको शायद उतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, राइट? सो विद इन हाइब्रिड फंड्स क्या आप हमें ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए कौन सी कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं विद इन द हाइब्रिड फंड गैमेट? ऑल्सो कैन यू थ्रो सम लाइट्स ऑन थिंग्स लाइक एक आइडियल होल्डिंग पीरियड कितना होना चाहिए, रिस्क कितना होना चाहिए, सो कैन यू जस्ट हेल्प अस अंडरस्टैंड अबाउट दिस? पहली बात तो मैं थोड़ा डिसएग्री करूंगा ये बात से कि हाइब्रिड फंड में बहुत कंजर्वेटिव है, ऐसा नहीं है। हाइब्रिड फंड का बहुत सिंपल मानना है कि वो आपको डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन देते हैं। ब्रॉडली मैं 3 फंड्स के बारे में बात करूंगा। ओके, अगर मैं आपसे नम्रता पूछूं कि दुनिया का फास्टेस्ट भागने वाला एनिमल कौन है, आई एम श्योर आप 1 सेकंड में आंसर दे दोगे, चीता। बिकॉज हमने जब भी चीता को देखा है भागते हुए देखा है, बहुत फास्ट भागता है। बट काफी कम लोगों को पता है कि चीता वो स्पीड पे सिर्फ 30 सेकंड के लिए भाग सकता है या 45 सेकंड्स भाग सकता है, उसके बाद उसको 45 मिनट्स का रेस्ट भी चाहिए। ओके, सो हम सब अट्रैक्टेड तो हो जाते हैं टुवर्ड्स चीता स्ट्रैटेजी जो बहुत फास्ट रिटर्न बनाती है, बट हम भूल जाते हैं कि टेक्निकली हमें वो स्ट्रैटेजी के पास जाना चाहिए जो आपको अच्छे रिटर्न भी बना के दे लंबे समय पे, बट जहां पे उतार चढ़ाव भी थोड़ा कम हो। हाइब्रिड स्ट्रैटेजीज टेक्निकली वही कोशिश करती हैं, लंबे समय पे आपको अच्छा रिटर्न बनाने की कोशिश करती हैं, बट उसमें उतार चढ़ाव थोड़ा कम करने की कोशिश करती हैं। मैं 3 कैटेगरीज हाइब्रिड की बात करूंगा जो मेरे दर्शकों के लिए काफी अच्छी हो सकती है। फर्स्ट इज हाइब्रिड इक्विटी, एग्रेसिव हाइब्रिड इक्विटी। 75% इक्विटी होता है, 25% डेट होता है। मतलब आप एक समझ लो कि 75% इक्विटी को आप कम कंजर्वेटिव नहीं कह सकते, 75 इक्विटी काफी इक्विटी होता है। 25% इक्विटी आपके लिए पोर्टफोलियो में शॉक अब्जॉर्वर का काम करता है। जब मार्केट गिरती है ना, तो आपके पोर्टफोलियो की वोलेटिलिटी को कम करने की कोशिश करता है। बट अगर आप कोई भी अच्छा हाइब्रिड फंड उठा के देख लो, लास्ट 10-15 सालों में महंगाई को, इन्फ्लेशन को अच्छे मार्जिन से हराता है, और मैं नहीं कहूंगा इक्विटी जैसे रिटर्न्स, बट यू विल सी कंपेरेबली गुड अच्छे रिटर्न्स बनते हैं लंबे समय पे। दूसरी स्ट्रैटेजी मुझे जो अच्छी लगती है, इट्स कॉल्ड एज बैलेंस एडवांटेज फंड। ओके, ये भी इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन करता है। अच्छी बात क्या है, ये भी हाइब्रिड है। ये अपना फंड मैनेजर यहाँ पे जो क्या होते हैं, वो वैल्यूएशन के हिसाब से इक्विटी और डेट की एलोकेशन चेंज करते रहते हैं। ओके, कभी उनको लगता है मार्केट, जैसे कोविड के टाइम पे आई एम श्योर मेजॉरिटी ऑफ द बैलेंस एडवांटेज फंड्स ने, इनको डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड भी बोला जाता है, उन्होंने अपना इक्विटी एलोकेशन बढ़ा दिया बिकॉज मार्केट सब घबरा गए थे, वैल्यूएशन बहुत सस्ती थी, इन्होंने अपना इक्विटी एलोकेशन बढ़ा दिया। और जब ऑब्वियसली आज मार्केट थोड़ी सी बढ़ गई है तो इन्होंने अपना इक्विटी एलोकेशन थोड़ा कम कर लिया होगा। द आइडिया इज वेरी सिंपल, ये रीबैलेंस करते हैं अपने पोर्टफोलियो को मार्केट की वैल्यूएशन के हिसाब से। अच्छी बात यह है कि ये पूरी रीबैलेंसिंग फंड मैनेजर कर रहे हैं, रिसर्च टीम कर रही है, लंबे समय पे आपको अच्छे रिटर्न्स भी बन जाते हैं और उतार चढ़ाव कम होता है। तो मेरे हिसाब से ये सेकंड हाइब्रिड फंड भी बहुत अच्छा है। तीसरा हाइब्रिड फंड जो मेरा बहुत फेवरेट है, इसको बोलते हैं मल्टी एसेट। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, इक्विटी भी है, थोड़ा डेट भी है, थोड़ा गोल्ड भी है। जनरली हमने देखा है जब जब इक्विटी अच्छा नहीं करती, गोल्ड अच्छा कर लेता है। इसी को हम बहुत सिंपल भाषा में बोलते हैं एसेट एलोकेशन। जैसे 2008, 9, 10, 11, 12 ये टाइम जब इक्विटी अच्छा नहीं कर रहा था, गोल्ड अच्छा कर रहा था। इनफैक्ट बीच में आपने वापस दौर देखा होगा जब इक्विटी अच्छा नहीं कर रही थी, लास्ट 1.5-2 सालों में गोल्ड ने अच्छा कर दिया। इसी को हम बोलते हैं एसेट एलोकेशन। मल्टी एसेट फंड मेरे हिसाब से बहुत अच्छे हैं, लंबे समय पे आपको अच्छे रिटर्न बना के दे देते हैं, पर इसमें उतार चढ़ाव, वोलेटिलिटी कम होता है। सो हाइब्रिड फंड्स को प्लीज आप इग्नोर मत कीजिए, बिकॉज सुनने में ये बहुत ग्लैमरस नहीं लगते, बट ये वो फंड है जो आपको स्पीड भी देंगे और स्टैमिना भी देंगे, लंबे समय तक आपको बना के रखेंगे। ये एक्चुअली बहुत अच्छे फंड्स हैं, अलॉन्ग विद योर लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप और स्मॉल कैप फंड्स के साथ मेरे हिसाब से कुछ पैसा हाइब्रिड फंड्स में भी होना चाहिए।
बट देन कैन वी से कि होल्डिंग पीरियड अलग अलग होगा, से फॉर अ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड वर्सेस अ बैफ, तो होल्डिंग पीरियड अलग अलग होगा? देखो ये डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं। हर एक इनफैक्ट हर एक बंदा आपको डिफरेंट डिफरेंट टर्म होल्डिंग पीरियड कह सकता है, बिकॉज कोई डिफाइंड तो चीज होती ही नहीं है। Yeah. बहुत सिंपल है, अगर मैं 5 साल के लिए प्लस के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 5 से 7 साल, तो मैं हाइब्रिड फंड्स चूज कर सकता हूँ, लाइक एग्रेसिव हाइब्रिड या फिर बैलेंस एडवांटेज फंड या मल्टी एसेट। एटलीस्ट 5 ईयर्स तो मेरा होराइजन रहेगा ही रहेगा। Okay. जितना ज्यादा रहेगा उतना अच्छा, बट 5 to 7 ईयर प्लस होराइजन रहेगा इस रेंज में, तो मैं हाइब्रिड फंड्स प्रेफर करूंगा। 7, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, एटलीस्ट 7 ईयर्स तो मेरा होराइजन होना ही चाहिए इक्विटी के लिए, बिकॉज तभी आपके ऑड्स आपके फेवर में हो जाते हैं, जबकि आप अच्छा रिटर्न बना सकते हो। तो प्योर इक्विटी के लिए 7 साल प्लस होना चाहिए। हाइब्रिड फंड्स मेरे हिसाब से 5 साल के ऊपर है, इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी। Okay. So now I'm going to ask you a very interesting question. जब as an investor हम अपने funds को analyze करते हैं, most people tend to look at the returns. आप fund manager ने क्या returns generate किए हैं, उसके basis पे you tend to select the mutual fund that you want to invest in. लेकिन ऐसे बहुत सारे अगर हम डीपर जाएं टू अंडरस्टैंड कि और क्या क्या हम देख सकते हैं, बहुत सारे रेशियोज भी अवेलेबल होते हैं जिनको हम एनालाइज करके अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बना सकते हैं, राइट? तो ऐसे ये कौन से रेशियोज हैं जो मुझे फैक्ट शीट में देखने चाहिए फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि ये फंड मेरे लिए अच्छा होगा या नहीं होगा? परफेक्ट, आपने बहुत अच्छी बात बोली। इनफैक्ट प्रॉब्लम क्या होती है इंसान की, नॉट जस्ट म्यूचुअल फंड खरीदने में, बट अब लाइफ में कोई भी डिसीजन लेते हैं, हम कोशिश करते हैं कि कम से कम दिमाग लगा के जल्दी से जल्दी आंसर पहुंच जाए। ओके, हम कुछ खाते भी हैं, तो हम रैंडमली कुछ उठा लेते हैं, बट जो उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं एक्चुअली बॉक्स पे लिखे होते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है, इक्विटी पे भी हमने देखा है अक्सर लोग अनफॉर्चुनेटली सिर्फ रिटर्न्स को देखते हैं और डिसाइड कर लेते हैं कि ये फंड अच्छा है कि नहीं अच्छा, और टिपिकली शॉर्ट टर्म रिटर्न्स को ज्यादा फोकस करते हैं। मेरे हिसाब से आइडली हर एक म्यूचुअल फंड की फैक्ट शीट पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। उसमें आपको फंड मैनेजर ने स्टॉक्स कौन से लिए हैं वो आपको दिखते हैं, आपको पता चलता है कि फंड मैनेजर की थॉट प्रोसेस कौन सी है। आपको थोड़ा रिसर्च भी करना चाहिए उस एएमसी के बारे में और उस फंड मैनेजर के बारे में भी, कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड इन जनरल कैसा रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, आपको उनके स्टाइल के बारे में थोड़ा पढ़ना चाहिए। आज यूट्यूब में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और बहुत सारे फंड मैनेजर्स आपके ग्रो के प्लेटफॉर्म में भी आए हैं, उनको सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पैसा मैनेज किस तरीके से करते हैं। मेरे हिसाब से रेशियोज कभी कभी थोड़ी टेक्निकल हो जाती हैं। मेरे हिसाब से जो मेरे को लगता है एक बहुत अच्छी रेशियो है, रेशियो नहीं कहूंगा, रिटर्न्स का देखने का तरीका है, जो एक्चुअली फैक्ट शीट पे मेंशन नहीं होता, बट जो आपको देखना चाहिए उसको बोलते हैं रोलिंग रिटर्न। Yeah. रोलिंग रिटर्न का मतलब ये होता है कि लंबे समय पे, ओके, ये रोलिंग तरीके से इसने किस तरीके से रिटर्न बनाए हैं। बिकॉज दुनिया में ऐसा कोई भी फंड नहीं है जो हर साल अच्छा करेगा या हर साल बेंचमार्क को बीट करेगा। आपको ये देखना है कि क्या ये फंड ने कंसिस्टेंटली लंबे समय पे अच्छा किया है। तो अगर आप रोलिंग रिटर्न देखोगे, मे बी आप 3 ईयर रोलिंग देख सकते हो, 5 ईयर रोलिंग देख सकते हो, ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आपको समझ आ जाएगा कि ये फंड मैनेजर कितने कंसिस्टेंट रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आई थिंक दैट इज अ वेरी लॉजिकल वे ऑफ डूइंग इट। मेरे हिसाब से रोलिंग रिटर्न्स देखना एक बहुत अच्छा तरीका है। फंड मैनेजर का बैकग्राउंड क्या है, एएमसी का बैकग्राउंड क्या है, एनालिस्ट का बैकग्राउंड क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, और उनका पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन का तरीका कैसे है। आई थिंक ये जानकारी, बेसिक जानकारी, मैं नहीं कहूंगा बहुत डिटेल रिसर्च करनी है, बेसिक जानकारी पता होना मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको एक कन्विक्शन देता है अगर आप कोई भी फंड इन्वेस्ट कर रहे हो तो। सो आई थिंक रिटर्न्स के अलावा एक और चीज जो इन्वेस्टर्स देखते हैं वो एक्सपेंस रेशियो, राइट? लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स वुड से कि अच्छा एक्सपेंस रेशियो कम है तो उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। तो आपके ओपिनियन में एक एक्सपेंस रेशियो कितना इंपॉर्टेंट होता है फॉर मी टू सेलेक्ट द राइट फंड, और क्या मुझे ऐसे फंड्स को अवॉइड करना चाहिए जिसमें एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है? आपने बहुत सही बात बोली। इसको मैं इंग्लिश में कहूंगा, इसको बोलते हैं पेनी वाइज पाउंड फुलिश। कि ओके, द आइडिया इज वेरी सिंपल, कि मैं नहीं कहता हूं कि एक्सपेंस नहीं देखना चाहिए। एक्सपेंस कैन बी वन ऑफ योर मेनी क्राइटेरियाज। ओके, अगर आप उस लॉजिक के हिसाब से बात करो तो फिर एप्पल का फोन तो कभी बिकना ही नहीं चाहिए था। आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी इन मार्केट कैप इज एप्पल। किस तरीके से वो, अगर आप प्राइस सेंसिटिव की बात करते तो आइडली ये फोन कोई खरीद ही नहीं सकता, या खरीदना उन्हें चाहिए नहीं था। ओके, द आइडिया इज आप हमेशा दो चीज देखते हो, आप एक्सपेंस देखते हो और आप क्वालिटी देखते हो। उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि वो चीज अच्छी है या गलत है। मेरा पॉइंट बहुत सिंपल है, एक्सपेंस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया, बट आप एएमसी को देखो कि एएमसी कौन है,
उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी पेडिग्री क्या है, उनके उनके लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड किस तरीके से हैं, वो रिस्क कैसे मैनेज करते हैं, वो कम्युनिकेट कैसे करते हैं, उनकी फंड मैनेजमेंट टीम में कौन कौन है, उनकी डाइवर्सिटी कितनी है फंड मैनेजमेंट टीम की, फंड एनालिस्ट किस तरीके से हैं, क्या उन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको एनालाइज करनी चाहिए बिफोर सेलेक्टिंग एन एएमसी और अ फंड। आई वुड अगेन से एक्सपेंस रेशियो का मतलब ये नहीं कि उसको इग्नोर करना है कंप्लीटली, बट दैट कैन बी ओनली वन ऑफ द मेनी क्राइटेरियाज जो आपको यूज करना चाहिए फॉर सेलेक्टिंग अ फंड। ओके। सो अमित, जब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ हाउ वी इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, हमने देखा है कि एस आई पीज हैव बीन डूइंग एक्सेप्शनली वेल। अब लोगों को एस आई पी के बारे में समझ में आता है, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। एस आई पी का वी सीन अ ह्यूज ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ एस आई पी इन द इंडस्ट्री। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे कि एस आई पी वर्सेज लमसम, राइट, इन दोनों अप्रोच में से कौन सी अप्रोच सही है? एंड क्या ऐसा भी है कि इनमें से एक अप्रोच हमें बेटर रिटर्न्स दे सकती है? इज देयर एनी लॉजिक अराउंड दैट? राइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने एस आई पी वर्सेज लमसम का, और मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग आंसर देने की कोशिश करूंगा। मेरे लिए एक्चुअली एस आई पी और लमसम कोई दो डिफरेंट चीजें हैं ही नहीं। अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या मैं एस आई पी करता हूं, मैं आंसर करूंगा नहीं। मैं कहूंगा मैं लमसम हर महीने करता हूं। क्यों? बिकॉज मुझे सैलरी हर महीने मिलती है। समझो 100 रुपए सैलरी मिलती है, उसमें से 30 40 या 50 रुपए मेरे खर्चे होते हैं, तो मैं हर महीने 50 रुपए का लमसम करना चाहता हूं। मेरा सिंपल चीज है, उसी को मैंने ऑटोमेटिक ईसीएस मोड पे डाल दिया, तो मैं हर महीने 50 रुपए की, इसे समझाने के हिसाब से 50 रुपए की एस आई पी कर रहा हूं, इन लमसम कर रहा हूं हर महीने। सो एस आई पी इज बेसिकली अ लमसम ऑन अ मंथली बेसिस मेरे हिसाब से। बट लेट्स से अगर मेरे पास कुछ बड़ा पैसा आ जाता है, कोई इंसेंटिव आ गया, कुछ बोनस आ गया, या मुझे बेसिकली कुछ कहीं बाहर से कोई पैसा, कोई एफडी मैच्योर हो गया या कुछ पैसा आ गया और लमसम पैसा आया, तो उस पैसे को ऑब्वियसली मैं उसी वक्त इन्वेस्ट करूंगा, तो उसको मैं लमसम स्ट्रैटेजी कहूंगा। सो एस आई पी या लमसम कोई डिफरेंट चीजें नहीं है। अगर मेरे पास पैसा इमीडिएटली है तो मैं उसको लमसम तरीके से इन्वेस्ट करूंगा। अगर मेरे को हर महीने इन्वेस्ट करना है बिकॉज मेरी आमदनी उस तरीके से आती है, तो मैं एस आई पी रूट इन्वेस्ट करूंगा। इनफैक्ट देयर इज ऑल्सो अनदर वे ऑफ इन्वेस्टिंग, उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। आई वाज जस्ट टॉकिंग टू माय आंटी, मैं उनसे बात कर रहा था, उनको कुछ पैसे लगाने थे इक्विटी म्यूचुअल फंड में, बट वो घबरा रही थी कि सारे पैसे एक साथ लगा दूं। तो मैंने कहा कि उस पैसे को लिक्विड फंड में रख लो और आप थोड़े पैसे हर महीने कुछ महीनों के लिए इन्वेस्ट कर दो। तो मैंने 5 6 महीने की एसटीपी कर ली, और जहां पे उनका पैसा चला गया। तो बेसिकली ये तरीके होते हैं इन्वेस्ट करने के। एस आई पी इज अ डिसिप्लिन वे ऑफ इन्वेस्टिंग। हर महीना लमसम उसी वक्त डाल दिया, और अगर आपको लग रहा है कि एक साथ सारा पैसा नहीं डालना और थोड़ा तोड़ के डालना है, तो आप एसटीपी भी यूज कर सकते हो। So in terms of returns, there's no difference? देखो, आइडली कुछ समय ऐसा होगा, देखो इट डिपेंड्स मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है। ओके, जस्ट टू गिव यू मैथमेटिकली एक एग्जांपल देता हूं। समझो आज मार्केट एक लेवल पे है, मार्केट गिर जाती है और उसी लेवल पे वापस आ जाती है, तो आप इस समय पे आपको लमसम रिटर्न एक साल के 0% दिखेंगे, बिकॉज मार्केट उसी लेवल पे आ गई। इनफैक्ट जो हुआ है लास्ट 18 महीनों में, मार्केट उसी लेवल पे आ गई है, तो आपको लगेगा लमसम ने कोई रिटर्न नहीं दिए, बट मार्केट गिरी और मार्केट ऊपर चली गई। सिंस ये वी शेप रिकवरी थी, तो इस सिनेरियो में प्रीडोमिनेंटली एसआईपी ने थोड़े बेटर रिटर्न दे दिए, बिकॉज आपकी बाइंग अच्छी हुई जब मार्केट गिर रही थी। उसी तरीके से अगर मार्केट ऊपर जाके नीचे आती, तो इस समय लमसम ने 0 रिटर्न दिए होते, बट एसआईपी ने रिटर्न थोड़े कम दे दिए होते। सो मेरा पॉइंट है, इस टेक्निकलिटी में आप मत जाइए। आपका ऑब्जेक्टिव इक्विटी में डाल रहे हो, आप लंबे समय के लिए डाल रहे हो, 7 ईयर्स 10 ईयर्स के हिसाब से डाल रहे हो, या उससे ज्यादा डाल रहे हो। ओके, तो बेसिकली इन डिस्कशन में मत घुसिए कि एसआईपी अच्छा है या लमसम अच्छा है। दोनों अच्छे हैं, दोनों लॉजिकल तरीके हैं टू क्रिएट वेल्थ फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। Fair enough. ओके, सो जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल गोल्स के बारे में, वी ऑलवेज से कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप फाइनेंशियल गोल्स की तरफ इन्वेस्ट करेंगे, तो यू विल बिकम अ मोर डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर, बिकॉज आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने हैं, राइट? सो व्हाट आर सम ऑफ द थंब रूल्स दैट आई शुड कीप इन माइंड कि अगर मुझे अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने हैं, तो वो क्या थंब रूल्स मैं फॉलो कर सकती हूँ एज एन इन्वेस्टर टू रीच दोज फाइनेंशियल गोल्स? बहुत आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा नम्रता जी, एंड इट्स अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन, बिकॉज मैं जितने भी लोगों से मिलता हूं और बात करता हूं, तो सबका क्वेश्चन ये होता है कि मुझे बताओ बेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन सी है। जो एक्चुअली क्वेश्चन ठीक है, बट उससे पहले क्वेश्चन आना चाहिए कि आप इन्वेस्ट किस पर्पस के लिए कर रहे हो। और मैं आपको अपना उदाहरण देता हूं। जैसे उसको बोलते हैं, आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, फाइनेंशियल गोल्स। पैसा प्लस गोल्स दोनों को मिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
मैं आपको एक अपना अपना उदाहरण देके शायद समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरा एक बेटा है जो 11 साल का है, मुझे उसकी हर साल स्कूल की फीस पे करनी है। मैं उसको ये नहीं कह सकता कि इस साल मार्केट अच्छा नहीं कर रही है, मैं फीस पे नहीं कर पाऊंगा। ओके, वो रॉन्ग फाइनेंशियल प्लानिंग हुई। तो वो पैसा मैं हमेशा सेफ रखता हूँ। ओके, फिक्स्ड इनकम में रखता हूँ, बिकॉज मुझे वो पैसे की जरूरत 1 साल के बाद पड़ने वाली है। वहां पे मैं रिस्क नहीं लेना चाहूंगा। उसी तरीके से मुझे हर साल मैंने एक प्रॉमिस किया है फैमिली को, कहीं घूमने जाएंगे। मैं ये नहीं कह सकता इस साल घूमने नहीं जाएंगे, मार्केट अच्छा नहीं कर रही। तो वो पैसे को भी मैं सेफ रखता हूँ। कुछ मेरे गोल्स हैं 3-4 साल के बाद, मुझे पता है वो गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पैसा भी मैंने थोड़ा सेफ रखा हुआ है, बिकॉज मैं शॉर्ट टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो पैसे को सेफ रखा हुआ है। बट जो मेरे गोल्स हैं, जैसे मैं अभी अपने बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए पैसा जोड़ रहा हूं, जिसकी जरूरत मुझे 12 साल या 15 साल के बाद जरूरत होगी, वो पैसा मैंने इक्विटी में डाला हुआ है। बिकॉज मेरा टाइम होराइजन, वहां पे मैं लमसम भी करता हूँ और एसआईपी भी करता हूँ, बिकॉज मेरा होराइजन 10 से 12 या 15 साल का है। उसी तरीके से मैं अपनी रिटायरमेंट के लिए पैसा जोड़ रहा हूँ, मेरा होराइजन 20 साल के ऊपर है, वो पैसा मैंने इक्विटी में डाला हुआ है। सो इसको फाइनेंशियल गोल बेस्ड प्लानिंग कहते हैं, कि अगर आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं तो वहां पे आप फिक्स्ड इनकम यूज कीजिए, ओके, सेफ एसेट क्लासेस यूज कीजिए। बट अगर आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, वहां पे आप इक्विटी ज्यादा डाल सकते हो। वहां पे आप इक्विटी किस तरीके से डालो, लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, हाइब्रिड फंड्स, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट आइडियली गोल बेस्ड प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अक्सर लोग देखे हैं, उनके शॉर्ट टर्म गोल होते हैं, जैसे उनको अगर अगर अपनी शादी के लिए जरूरत है पैसा, 2 साल के बाद शादी है, वो पैसा इक्विटी में डाला हुआ है। इट्स अ बिग रिस्क, बिकॉज आइडियली अगर मार्केट अच्छा कर गई तो ठीक है, बट अगर मार्केट ने अगर रिटर्न नेगेटिव दे दिए, इट कैन बी अ बिग रिस्क फॉर यू। और ये तरीका बिल्कुल गलत है। आपको गोल बेस्ड प्लानिंग करनी है, अपने गोल को डिफाइन करना है, कितना अमाउंट लगेगा वो डिफाइन करना है, और होराइजन के हिसाब से एक राइट एसेट क्लास चूज करना है जो आपको मैच करे उसके साथ। Okay. So, just a follow-on question to what you just said, right? अभी हमने ऐसे financial goals के बारे में डिस्कस कर लिया। आपने बोला शॉर्ट टर्म के लिए आप पुट इन सेफर इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए यू कैन पुट इन एक्विटीज। एक जो बड़ा चैलेंज एज एन इन्वेस्टर में हर इन्वेस्टर फेस करता है कि मैं कौन से फंड्स में सिलेक्ट करूं। जो फर्स्ट टाइम एक्विटी इन्वेस्टर्स होते हैं उनको तो और भी ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, राइट? राइट। तो मान लीजिए बेस्ड ऑन व्हाट यू सेड हमने अपने फाइनेंशियल गोल्स डिसाइड कर लिए हैं। कैन यू हेल्प मी अंडरस्टैंड कि एक आइडियल पोर्टफोलियो में कैसे कंस्ट्रक्ट करूं? Maybe you can help me understand what are the categories of funds I can put in for short term, for long term, so that मेरा एक balanced portfolio बन जाए। बहुत अच्छी बात बोली। इसको बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। बेसिकली प्रॉब्लम क्या हो रही है कि पहले देखो, लाइफ में जब ऑप्शंस कम होते हैं ना, तो लाइफ थोड़ी सिंपल भी हो जाती है। Yeah. बट डिसएडवांटेज ये भी होता है कि ऑप्शन कम होते हैं। अगर मुझे अपना पुराना वक्त देखूं तो मूवीज बहुत कम होती थी। तो जो होती थी, जो गाने जो होते थे, या मुझे कपड़े भी पहनने हैं, एक ही जीन्स आती थी और ब्लू कलर की होती थी और एक ही डिजाइन होता था। लाइफ बहुत सिंपल थी। अगर आज आप नेटफ्लिक्स, अमेजॉन देखते हो तो हजारों ऑप्शंस हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड भी देखते हो तो आज 40 से ज्यादा एएमसी हैं, उनके पास बहुत सारे फंड्स हैं। तो इट्स वेरी नेचुरल फॉर एनीवन टू गेट एंग्शियस अबाउट इट। मेरा पॉइंट बहुत सिंपल है, एक सिंपल फ्रेमवर्क यूज कीजिए। ओके, जितना आप सिंप्लिसिटी को अप्रिशिएट करोगे, उस तरीके से आप अच्छा पोर्टफोलियो अपने लिए बना पाओगे। सिंपल तरीका बहुत ये है जो मैं मानता हूं। सबसे पहले तो आप अपने आप से ऑनेस्ट हो जाइए। ऑनेस्ट का मतलब क्या है कि मेरे हिसाब से मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स को आइडियली, ओके, डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, और उन्हीं को इन्वेस्ट करना चाहिए जिनके पास टाइम है, एनर्जी है, नॉलेज है और लाइकिंग है। अगर आपके पास चारों है तो आप यस अपनी रिसर्च करके स्टॉक्स खरीदे। बट मेरे हिसाब से मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स को, मेरे हिसाब से, एसआईपी और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बहुत लॉजिकल तरीका। दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज, आपको गोल्स डिफाइन करने हैं। ओके, और ये बहुत सिंपल चीज है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक सिंपल पीस ऑफ पेपर लो, अपने शॉर्ट टर्म गोल्स, मीडियम टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स को लिख लीजिए। बहुत सिंपल सी चीज है। और जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, टिपिकली जहां पे आप रिस्क नहीं लेना चाहते और कुछ टाइम पे पैसा चाहिए होगा, बहुत सिंपल तरीके से आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, लो ड्यूरेशन फंड जो होते हैं, जहां पे स्टेबिलिटी काफी हद तक होती है पोर्टफोलियो में, वो आप यूज कर सकते हैं। 5 से 7 साल के गोल हैं, मे बी आप उनको हाइब्रिड फंड्स यूज कर सकते हैं। और जो लॉन्ग टर्म गोल हैं, लेट्स से 10 साल, 15 साल, 20 साल या 25 साल वाले गोल हैं, उसको आप टिपिकली इक्विटी से यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको गोल बेस्ड प्लानिंग करनी है, दैट्स फर्स्ट। प्लस आपको अपनी साइकोलॉजी भी थोड़ी देखनी है। बाय नेचर कुछ लोग थोड़े ज्यादा सेंसिटिव होते हैं उतार चढ़ाव को लेके, मे बी वो अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा सा ज्यादा सेफ एसेट्स रख सकते हैं। कुछ लोग बाय नेचर थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस वो थोड़ा सा इक्विटी ज्यादा रख सकते हैं।
तो वो साइकोलॉजिकली बेस हो जाता है। बट मेरे हिसाब से गोल बेस्ड प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई भी ऐसा एसेट क्लास नहीं होना चाहिए, लोग डिबेट भी करते हैं क्या इक्विटी अच्छा है या फिक्स्ड इनकम अच्छा है। एक्चुअली दोनों अच्छे हैं, दोनों आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। फिक्स्ड इनकम आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देता है, इक्विटी कोशिश करता है जो वेल्थ क्रिएट करे। दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। वो कॉम्बिनेशन की मात्रा कितनी है वो डिपेंड करता है आपके गोल्स के ऊपर। Sure. So Amit, just one more thing, क्योंकि हम equity की बात कर रहे थे एंड आई थिंक थ्रू आउट दिस कॉन्वर्जेशन हमने ये नहीं डिस्कस किया है कि अगर हमें कोर पोर्टफोलियो बनाना है तो आप बोल रहे हैं कि अगर आपका 10 12 15 साल का गोल है, राइट, तो हम equity फंड्स में डालेंगे। तो हेल्प अस अंडरस्टैंड विच आर दोस कैटेगरी ऑफ equity funds, कैन वी से लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप्स, मल्टी कैप्स? आई मीन हेल्प अस अंडरस्टैंड कि वो लार्ज कैप मतलब जो equity पोर्टफोलियो का उसमें क्या डालेंगे हम, विच परफेक्ट, कैटेगरी? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखो इसमें कोई मैथमेटिकल आंसर नहीं होगा, बट मैं आपको एक फ्रेमवर्क दे सकता हूं। इसको कोर एंड सैटेलाइट स्ट्रैटेजी बोलते हैं। कोर आपका पोर्टफोलियो वो होना चाहिए जो स्टेबल कंपनीज है, जो टिपिकली आपकी लार्ज कैप कंपनीज आ जाती हैं। और सैटेलाइट पोर्टफोलियो वो होना चाहिए जहां पे मिड कैप, स्मॉल कैप और थोड़े थीमेटिक फंड्स आ गए। तो मेरे हिसाब से जो मेरे फेवरेट फंड्स हैं, ओके, आपके कोर में तो लार्ज कैप फंड्स, लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप, ये आपके कोर पोर्टफोलियो में आ सकते हैं। और आपके सैटेलाइट पोर्टफोलियो में थोड़ा सा मिड कैप, थोड़ा सा स्मॉल कैप आपके पोर्टफोलियो में आ सकता है। और अगर आपको कोई सेक्टर पे कोई भरोसा है और डालना चाहते हो तो आप कोई सेक्टर फंड भी डाल सकते हो। तो सैटेलाइट पोर्टफोलियो मिड कैप, स्मॉल कैप हो गया। कोर पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप। और मे भी आप चाहो तो फोकस फंड भी डाल सकते हो। ये आपका कोर पोर्टफोलियो बन सकता है फ्रॉम अ इक्विटी परस्पेक्टिव, जो जिस तरीके से आप अपना पोर्टफोलियो लंबे समय पे वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। Perfect. Thank you so much. Okay, one last question, Amit. Help us understand your journey in equities, and what are some of the learnings that you would want all of us to take away from this? परफेक्ट नम्रता, इनफैक्ट मेरी काफ़ी लर्निंग्स इक्विटी मार्केट में आने से पहले भी हो गई थी। कहते हैं कि इंसान काफ़ी कुछ अपने पेरेंट्स से भी सीखता है। आप इनहेरिटेंस अपने पेरेंट्स से सिर्फ पैसों का नहीं लेते हो, पर उनके वैल्यू सिस्टम का भी लेते हो। इनफैक्ट यस, थोड़ा बहुत मैंने अपनी पढ़ाई से, अपने एमबीए से, थोड़ी बहुत सीएफए की पढ़ाई कर रहा था, उसमें से काफ़ी कुछ सीखा। अपने इस प्रोफेशन से भी बहुत कुछ सीखा। बट एक्चुअली मेरी फिनेंस की लर्निंग अपने पेरेंट्स से, स्पेशली मेरे फादर से बहुत अच्छी हुई। मैं हमेशा उनसे गोल बेस्ड प्लानिंग सीखा। और एक ही चीज सीखा कि आपने अगर गोल डिसाइड कर लिया, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर लिया, आपका होराइजन बहुत लॉन्ग टर्म होना चाहिए। इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल विच आई हैव लर्न। बट कहने का मतलब ये नहीं कि मैंने गलतियां नहीं की, इनफैक्ट बहुत सारी गलतियां की। बीच में ऐसी गलतियां थी कि मैंने रैंडमली कुछ स्टॉक खरीद लेता था और वो स्टॉक कभी कभी ऊपर भी चले गए और मुझे लगता था कि मैं बहुत समझदार हूं। इन्वेस्टमेंट्स एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। हो सकता है कि आपको इक्विटी के बारे में, स्टॉक के बारे में बिल्कुल समझ ना हो, बट रैंडमली आपका स्टॉक बढ़ सकता है तो आपको लगेगा आप बहुत समझदार हो। बाद में मुझे समझ आया मैं कितना समझदार था। तो आइडिया इज, तब मुझे समझ आया रिसर्च कितनी इंपॉर्टेंट है, कंपनी को समझना कितना इंपॉर्टेंट है। सो मेरा बहुत सिंपल लॉजिक है कि कोई भी रिटर्न्स को मत चेज कीजिए, प्रोसेस को मैनेज कीजिए, मार्केट को प्रेडिक्ट मत कीजिए। अपने पोर्टफोलियो को इस तरीके से बनाए कि वो प्रिपेयर कर सको हर एक मार्केट सिचुएशन के हिसाब से। सो ये मेरी बहुत अच्छी लर्निंग रही है कि मैं मार्केट को कभी प्रिडिक्ट नहीं करता। अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछोगे 2023 में मार्केट कैसी लगती है, मैं आपको एक सिंपल आंसर दूंगा, ना मुझे पता है ना मुझे फर्क पड़ता है। और मैं क्यों आपको ऐसा आंसर दूंगा, बिकॉज मैंने अक्सर देखा है अपने पिछले 17 सालों से मार्केट में हूं कि मार्केट को प्रेडिक्ट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बिकॉज मैं मुश्किल कहूंगा ना तो आप कहोगे अरे शायद प्रेडिक्ट किया जा सकता है। बिकॉज मैंने अपने 17 सालों में देखा है जो हिंदुस्तान में जो बड़े बड़े इवेंट हुए हैं, जैसे 2000 में आईटी बबल या .com बबल हुआ, या उसके बाद केतन पारेख स्कैम, या हमारे पार्लियामेंट में अटैक हुआ, या सितंबर 11 हुआ, या उसके बाद 2002 में गोधरा राइट्स हुई, ओके, या उसके बाद वाजपेयी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट एक सीट से हार गई थी। उसके बाद हमने 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखी। फिर उसके बाद टिपिकली यूरोपियन क्राइसिस हुई, या 2014 में टेपर टैंट्रम एक चीज आ गई थी जब यूएस इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा था, या डिमोनेटाइजेशन हुआ, ओके, या आईएलएफएस क्राइसिस बीच में हुई, ओके, और जो रशिया यूक्रेन ट्रेड वॉर या कोविड देखा हमने, ओके, जो ये सब बड़ी बड़ी सिचुएशन जो इश्यूज होती हैं उनको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। सो मेरा सबसे बड़ा लर्निंग तो ये है कि मार्केट को प्रेडिक्ट मत कीजिए, आप गोल बेस्ड प्लानिंग कीजिए। गोल के हिसाब से जितना रिस्क ले सकते हो उसके हिसाब से प्लानिंग कीजिए। इक्विटी में अगर रिसर्च कर रहे हो तो डायरेक्ट स्टॉक्स लीजिए, टिप्स पे मत जाइए, अपना दिमाग लगाइए। अगर आपको इस पे ना टाइम, एनर्जी, नॉलेज नहीं है, म्यूचुअल फंड्स आर डूइंग अ फिनोमिनल जॉब टू क्रिएट लॉन्ग टर्म वेल्थ। सो मेरा हिसाब बहुत सिंपल है कि अपने पोर्टफोलियो को सिंपल रखिए, एंटरटेनमेंट से दूर रहिए,
पोर्टफोलियो जितना सिंपल और बोरिंग रखोगे, आपका वेल्थ क्रिएट हो जाएगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से। Perfect. Thank you so much, Amit, for all your time and for the wonderful conversation. I'm sure हमारे viewers को आज के session में बहुत ज़्यादा learnings मिली होंगी because your way of explaining is very very interesting. So thank you so much for your time and for giving us the opportunity to interview you. Thank you. Thanks, Namrata, for giving me the opportunity. I hope I was able to add some value to all your investors. And happy investing and stay patient. Thank you. Sure. Thank you so much. Take care. Wow, what a wonderful conversation that was with Mr. Amit Grover. I'm sure आप सबको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा and I'm sure you guys are waiting for the next one. तो क्विकली जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए थे वो मैं आपके लिए समराइज कर देती हूँ। तो सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया कि यूके विच इज वन ऑफ द लीडिंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, उन्होंने अपना बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया है टू 15-year हाई amidst fears of recession. तो इसका इम्पैक्ट जो है इंडियन स्टॉक मार्केट पे क्या होगा? तो मिस्टर ग्रोवर सेज कि अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में अभी इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम चल रहा है. इट इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज. लेकिन फॉर्चुनेटली इंडिया इज नॉट फेसिंग इन्फ्लेशन एज अ प्रॉब्लम एट दिस पॉइंट इन टाइम. और अगर देखा जाए तो FII और DII इन्फ्लोज इनटू द इक्विटी मार्केट हैव बीन क्वाइट स्ट्रांग फॉर अस. तो हमें उतना वरी करने की अभी जरूरत नहीं है. फिर हमने ये डिस्कस किया कि S&P ग्लोबल रेटिंग्स के हिसाब से इंडिया जो है 6.7% से बढ़ेगा फॉर द नेक्स्ट 3 years. You're retaining its tag as the fastest growing major economy in the world. Mr. Grover says कि अगर देखा जाए तो इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ की है और उनका जो पर कैपिटल कंजम्पशन है वो बढ़ने ही वाला है इन टाइम्स टू कम. और जो अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स में ग्रोथ दिखेगा, चाहे वो डिफेंस हो, टेलीकॉम हो, फार्मा हो या कंजम्पशन हो या कोई भी न्यू एज सेक्टर्स हो, सब में हमें ग्रोथ दिखेगी. फिर हमने थोड़ा स्मॉल कैप फंड्स के बारे में बात करी एंड द फैक्ट कि स्मॉल कैप फंड्स ने 21.3% एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है इन द लास्ट 10 years. तो एक सही स्मॉल कैप फंड को हमें कैसे सिलेक्ट करना चाहिए? तो मिस्टर ग्रोवर सेज कि स्मॉल कैप फंड्स में आप अच्छे रिटर्न्स पा सकते हैं लेकिन उनमें रिस्क भी उतना ही ज्यादा रहता है. इसलिए स्मॉल कैप फंड्स के साथ आप में पेशेंस ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि मार्केट क्रैश के टाइम स्मॉल कैप फंड्स के रिटर्न्स गिर भी काफी सकते हैं. तो अगर आपको एक स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना है तो आपको ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए, AMC क्वालिटी देखना चाहिए, फंड मैनेजर और रिसर्च टीम की क्वालिटी देखनी चाहिए बिफोर यू सेलेक्ट अ गुड स्मॉल कैप फंड फॉर योरसेल्फ. तो फिर हमने ये डिस्कस किया कि IT सेक्टर फंड्स या सेक्टरल फंड्स इन जनरल को कैसे नेविगेट करना चाहिए. तो मिस्टर ग्रोवर सेज कि देखा जाए तो सेक्टरल फंड्स जो होते हैं उनमें हमें कभी रिटर्न्स को चेज नहीं करना चाहिए. ऐसा कोई भी एक सेक्टर नहीं होता है जो हमेशा अच्छा करता है. और अगर हम IT की बात करें तो IT निफ्टी 50 का सेकेंड लार्जेस्ट सेक्टर है और कम टू लुक एट इट, भले ही IT सेक्टर फंड्स ने पिछले साल उतना अच्छा ना किया हो लेकिन एज एन इन्वेस्टर आपको वरी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सेक्टर बाउंस बैक करेगा. तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू कर सकते हैं एंड एट द सेम टाइम यू शुड अंडरस्टैंड कि इंडियन IT सेक्टर जो है काफी स्ट्रांग है. फिर हमने ये डिस्कस किया कि एज अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर अगर हमें एक म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है तो उसको हम फैक्ट शीट के जरिए कैसे एनालाइज कर सकते हैं. तो मिस्टर ग्रोवर सेज कि सबसे पहले आपको स्टॉक्स देखने चाहिए दैट आर फॉर्मिंग द म्यूचुअल फंड और ये इन्फॉर्मेशन आपको फैक्ट शीट में मिल जाती है. सो यू शुड लुक एट कि जो एक म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो वो कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया है और जो फंड मैनेजर है उनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल कैसा है. फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि एक म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करने के टाइम या उसकी परफॉर्मेंस को जज करने के टाइम एक्सपेंस रेशियो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो मिस्टर ग्रोवर सेज कि एक्सपेंस रेशियो इज वन ऑफ द क्राइटेरियाज व्हाइल यू आर लुकिंग एट द परफॉर्मेंस ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम. लेकिन आइडियली आपको जो है AMC की पेडिग्री, ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए, फंड मैनेजर की एबिलिटी टू मैनेज रिस्क इन इन्वेस्टमेंट वो देखना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि रिसर्च टीम की क्वालिटी कैसी है. फिर हमने मिस्टर ग्रोवर से कुछ थंब रूल्स पूछे ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स. तो मिस्टर ग्रोवर सेज कि सबसे पहले ये डिफाइन करना कि आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट क्यों करना है बहुत जरूरी होता है एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फॉर योर फाइनेंशियल गोल्स. तो आपके जो भी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स हैं उनके लिए आप डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं. आपके जो भी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स हैं उनके लिए आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं. लेकिन गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जिसका मतलब ये है कि आप सबसे पहले ये डिफाइन करिए कि आपको कितने पैसे की जरूरत पड़ने वाली है और कब जरूरत पड़ने वाली है, व्हिच इज द टाइम दैट यू वांट टू अचीव दैट फाइनेंशियल गोल, और फिर उसके हिसाब से अपनी असेट क्लासेस में इन्वेस्ट करिए. देन वी आल्सो आस्क्ड मिस्टर ग्रोवर अबाउट हिज लर्निंग्स इन इन द इक्विटी मार्केट.
तो मिस्टर ग्रोवर सेज कि लॉन्ग टर्म टाइम होराइजन होना बहुत ज़रूरी है. कभी भी म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स को चेज मत करिए एंड डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट एंड कीप योर पोर्टफोलियो सिंपल. सो दैट वाज अबाउट इट इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड. आई होप आप सबको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा. Please do like this video, share it with everyone, and do subscribe to the Grow Mutual Fund channel and keep watching. Thank you so much. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.